नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में आज हम करने जा रहे हैं सेट 11 और देखेंगे साइंस टेक और एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। स्टडी आईक्यू पे आप विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं इन सबके पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल फूड प्राइस इंडेक्स। ये 10 ईयर पीक पे सोर कर चुका है। जैसे हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी इतना हंगर है, मास पावर्टी है, इसके बाद अगर फूड प्राइस इंडेक्स सोर कर जाए तो प्रॉब्लम जो है वो मल्टीफोल्ड बढ़ जाती है। यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ जो है वो इसको डिक्लेयर करती है, इसको रिलीज करती है। उसने कहा है कि फूड प्राइस इंडेक्स जो है लगभग फास्टेस्ट अभी बढ़ा है कुछ साल में, इनफैक्ट एक डिकेड में हाईएस्ट है। और वर्ल्ड सीरियल प्रोडक्शन जो है वो भी एक तरह से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड प्रोडक्शन पे है। तो एक तरफ तो फूड प्रोडक्शन रिकॉर्ड पे है, लेकिन दूसरी तरफ फूड कंजप्शन भी रिकॉर्ड हाई है, तो इसकी वजह से प्राइसेस भी काफ़ी हाई हैं। अब ये मेजर क्या करता है, मंथली चेंजेस को मेजर करता है इंटरनेशनल प्राइसेस में। और इंटरनेशनली जो फूड कमोडिटीज़ हैं उनकी बास्केट प्रिपेयर करके, जैसे हम अपनी कंट्री में इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, सिमिलरली इंटरनेशनल लेवल पे करता है। 5 कमोडिटीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है। सीरियल्स, ऑयल सीड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट और शुगर। और इन पांचों के प्राइसेस में पिछले एक डिकेड में 10 साल में काफ़ी ज़्यादा हाइक आया है। इसकी वजह से आपको दिखेगा कि इसका जो वेटेड एवरेज है वो 10 साल के पीक पे है, और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि महंगाई जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि रीजंस क्या है। रीजंस ये हो सकता है कि रिन्यूड डिमांड है कुछ कंट्रीज में, प्रोडक्शन उस तरह से नहीं बढ़ा है, मार्केट सप्लाई डिस्ट्रप्शंस रहे हैं। एक तरफ आप देखेंगे कि जो डिमांड है वो ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई टाइमली नहीं हो पा रही, तो एक डिस्ट्रप्शन जो है वर्ल्ड ओवर देखा गया है। इम्पैक्ट देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया पुअर कंट्रीज ज़्यादा हिट होती हैं, पुअर पॉपुलेशन ज़्यादा हिट होती है, ऑलरेडी मास हंगर है। और यहाँ पे जो प्राइसेज़ हैं वो भी कंपनीज़ जो हैं वो लोगों पे शिफ्ट कर देती हैं। अगर हम बात करें नेस्ले कोकोला जैसी कंपनी है, वो हायर फूड प्राइसेज़ की कॉस्ट कहाँ शिफ्ट करेंगी? भई कंज्यूमर्स पे ही शिफ्ट करेंगी। अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ जाता है, तो वो उनके प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा यूनिक हैं, आप कहेंगे कि उनकी मोनोपोली है, कि नेस्ले के प्रोडक्ट्स की मोनोपोली है, तो नेस्ले वो सारा प्राइसिंग आप ही पे शिफ्ट कर देगी, आपकी पॉकेट से ही लेगी पैसा। तो एक तो ऑलरेडी फूड महँगा है, ऊपर से सैलरीज़ जो हैं, अर्निंग्स जो हैं, वो उस हिसाब से नहीं बढ़ी हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस यहाँ पे देखी जा सकती है। दूसरा जो गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है मस्टर्ड ऑयल की ब्लेंडिंग को। मस्टर्ड ऑयल पहले ब्लेंड होता था, गवर्नमेंट ने अलाउ किया था, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि इस ब्लेंडिंग से काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेशन आ गया है क्रॉप प्रोडक्शन में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने बैन कर दिया है एडिबल ऑयल्स को मस्टर्ड के साथ ब्लेंड करना। यानी अब से प्योर मस्टर्ड ऑयल ही बेचा जाएगा। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस ब्लेंडिंग को पहले 1990s में अलाउ किया था, लेकिन अब कहा है कि इस ब्लेंडिंग से काफ़ी ज़्यादा फार्मिंग में भी इश्यूज हो रहे हैं, और अदरवाइज भी ब्लेंडिंग ठीक प्रोसेस नहीं है। तो 1998 और बाकी दिल्ली और आसपास के नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में देखा गया था कि ड्रॉप्सी एपिडेमिक आया था। इसमें एक डिजीज थी जिसमें लोगों की बॉडी में स्वेलिंग आ गई थी, फ्लूइड्स जो हैं वो टिश्यूज में इकट्ठा हो रहे थे। तो बाद में पता चला कि ये बेसिकली एडल्ट्रेशन की वजह से हुआ है, जिसमें मस्टर्ड ऑयल को एरिगोम मैक्सिकन ऑयल सीड ऑयल के साथ ब्लेंड किया जा रहा है। इसकी वजह से लोगों में डिजीज आ रही थी। तो अब से गवर्नमेंट थोड़ा सा और ज़्यादा सचेत हो गई है, गवर्नमेंट ने रेगुलेशन शुरू कर दिया है। और फसाई ने एक पूरा रेगुलेटरी में रोड मैप बनाया कि अगर आपको एडिबल ऑयल को ब्लेंड करना है, वेजिटेबल ऑयल को ब्लेंड करना है, तो आप कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। इनफैक्ट जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, कंपनीज हैं, इस तरह के ब्लेंडिंग में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए एग्री प्रोड्यूस ग्रेडिंग मार्किंग एक्ट में उनको रेगुलराइज करने की बात की गई। एगमार्क आप देखते होंगे, आप जो भी फूड प्रोड्यूस लेते हैं, आप स्पाइसेस खरीदते हैं, आप ह्यूमन कंजप्शन का मतलब फूड प्रोडक्शन जो भी कंजप्शन का आप मटेरियल परचेज करते हैं, तो उसमें सब पे आपको एगमार्क मिलता है। तो एगमार्क क्या है, एक तरह से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट का एक, कि वो जो पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ फूड है, वो जो पर्टिकुलर कमोडिटी है, वो उस स्टैंडर्ड को फुलफिल कर रहा है। अब साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑयल सीड कैसे ब्लेंड करना है, कैसे ब्लेंडिंग होना है, इन सब चीज़ों का जो मेंशन है वो आपको फूड के पैकेजिंग पे दिखेगा। लेकिन अल्टीमेटली से हुआ क्या? देखो, ब्लेंडिंग से क्या हुआ कि हम इम्पोर्ट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने लग गए, क्योंकि जो ऑयल सीड्स हैं वो बाहर से आ रही थी। तो अब ब्लेंडिंग के लिए मस्टर्ड तो इंडिया में ग्रो हो रहा है, और ऑयल सीड्स बाहर से आ रही हैं, तो हमारा इम्पोर्ट डिपेंडेंस बढ़ गया। अच्छा, दूसरा फार्मर्स ने क्या करना शुरू किया, या फिर इंडस्ट्रीज ने क्या करना शुरू किया, उन्होंने ओवर द टाइम मस्टर्ड को कम कर दिया, और इम्पोर्टेड ऑयल की ब्लेंडिंग में इंपोर्टेड ऑयल के कॉम्पोजिशन को, ऑयल सीड के कॉम्पोजिशन को बढ़ा दिया। इससे क्या हुआ, हमारी मस्टर्ड की खेती तो बढ़ी नहीं, फार्मर हमारा पहले भी उतना ही मस्टर्ड ग्रो कर रहा था, आज भी उतना ही कर रहा है, लेकिन इंपोर्ट जो है ऑयल का वो बढ़ने लग गया। तो उससे आपने देखा कि एक तरफ स्टैग्नेशन आ गया मस्टर्ड कल्टीवेशन में, लेकिन एडिबल ऑयल का इंपोर्ट बढ़ने लग गया। तो इससे हमारे फॉरेक्स लॉसेस भी हुए।
अब देखो इससे होगा क्या? बैन होने से ये होगा, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री ट्रेड कह रहा है कि मस्टर्ड ग्रोवर्स को एनकरेजमेंट मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है मस्टर्ड में लाया जाएगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा और ईडेबल इम्पोर्ट्स जो है, ऑयल का जो इम्पोर्ट्स है वो कम होगा। इसी के साथ आप देखेंगे कि मस्टर्ड ऑयल की वैरायटी जैसे कैनोला, रैपसीड मस्टर्ड है, इन सब की डिमांड भी बढ़ेगी और इससे क्या होगा कि एक हेल्दी ऑयल, जैसे हम कहते हैं ना, कैनोला ऑयल काफ़ी हेल्दी माना जाता है। तो कैनोला ऑयल जो है वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए काफ़ी फिट है। तो इसकी डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फार्मर भी इसको ग्रो करेंगे और इसमें अच्छा मार्जिन फार्मर को मिल जाता है। तो फार्मर की जो इनकम है वो भी आपको मल्टीफोल्ड इंक्रीज होती दिखेगी। अभी हमने बात करी फसाई की, तो जान लेते हैं एग्जैक्टली फसाई क्या है। देखो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये क्या कहती है? ये एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 में स्टैब्लिश किया गया था। अब इसका काम क्या है? देखो, इसका काम यही है कि ये फूड सेफ्टी को या फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स को, किस तरह का खाना जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट है, कैसे प्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे पैकेजिंग होना चाहिए, कैसे सप्लाई होना चाहिए, रेस्टोरेंट जो है वो कैसे वर्क करेंगे, फसाए का लाइसेंस मिलेगा, क्लीनलीनेस रखी जाएगी, तो हाइजीन रखी जाएगी, तो ये सारी चीज़ें ये देखती है। इसको मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो है चलाती है, उसके अंडर एक एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरविजन की तरह, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की तरह काम करती है। अब ये बेसिकली आपको साइंस बेस्ड बताती है क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए हेल्दी फूड के और जिससे सेफ कंजप्शन हो सके। वहीं हमने अभी देखा COOIT, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ये क्या है? 1952 की एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एंटायर वेजिटेबल ऑयल और ऑयल सीड्स सेक्टर्स के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो बेसिकली यहाँ पे यहाँ ये एक रिप्रेजेंटेशन बॉडी है जो उनको रिप्रेजेंट करती है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल इंडस्ट्री एंड ट्रेड को रेगुलेट करती है। अब इसमें क्या हुआ? देखो, ऑयल सीड्स का प्रमोशन करना, वेजिटेबल ऑयल्स का प्रमोशन करना, ऑयल केक का, अलाइड प्रोडक्ट्स का, इन सबका प्रमोशन करना इसका काम है। साथ ही साथ साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखना, रिसर्च करना ऑयल एंड ऑयल सीड इंडस्ट्री में। सबसे बड़ी बात है कि गवर्नमेंट कुछ रेमेडियल मेजर्स भी यहाँ पे टाइम टू टाइम इनसे लेती रहती है। इसमें क्या होगा? जिससे कि डोमेस्टिक ऑयल एडिबल जो है या ऑयल इंडस्ट्री है, या कैसी गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ लेके आनी है, फार्मिंग से रिलेटेड कैसी पॉलिसीज़ लेके आनी है, ये सब गवर्नमेंट इनसे कंसल्ट करती रहती है, COOIT से। और ये गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम रिकमेंडेशन देती है कि आप इस तरह के फार्मिंग पॉलिसीज़ लाएँ, आप यहाँ पे फार्मर को बेनिफिट दीजिए। और अल्टीमेटली इससे क्या होता है कि बेनिफिट के चलते आप देखेंगे जो ऑयल सीड की फार्मिंग है वो मल्टीफोल्ड ग्रो हो पाती है। नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है सीनियर एजिंग ग्रोथ इंजन सेज इनिशिएटिव, सेज पोर्टल टू सपोर्ट इंडियाज एल्डरली लॉन्च। जैसे एक डीपीएसपी की हम बात करते हैं कि सरकार का डीपीएसपी है कि वो अपनी एल्डरली पॉपुलेशन का ध्यान रखे, तो ऐसे में सेज इनिशिएटिव आता है। आइडिया क्या है? देखो, आइडेंटिफाई करना, इवैल्यूएट करना है, वेरीफाई करना है, एग्रीगेट करना है, डिलीवर करना है सॉल्यूशन और सर्विसेज को डायरेक्टली टू द स्टेक होल्डर्स। यहाँ स्टेक होल्डर कौन है? देखो, स्टेक होल्डर है यहाँ पे एल्डरली पीपल। आप जानेंगे कि एल्डरली पीपल की जो इकोनॉमी होती है, जब वो कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं आपके जीडीपी में, तो उसको हम कहते हैं सिल्वर इकोनॉमी, कि वो एक सिल्वर इकोनॉमी का पार्ट है या एक सिल्वर इकोनॉमी वो रन करे। जैसे हमने देखा ब्लू इकोनॉमी की बात करते हैं, अलग अलग तरह के हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्टली सिल्वर इकोनॉमी का पार्ट होते हैं। आपका आइडिया क्या है? सिल्वर इकोनॉमी को आपको प्रमोट करना है, रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज देनी है सीनियर्स के लिए, जिससे कि कोई सेफ एजिंग एक्सपीरियंस देश में देख पाए। अब सेज पोर्टल क्या है? वन स्टॉप एक्सेस है, एल्डरली केयर प्रोडक्ट्स डिलीवर करेगा, क्रेडिबल स्टार्टअप्स की सर्विसेज डायरेक्टली अवेल कर पाएंगे हमारे सीनियर सिटीजन। अब ये स्टार्टअप किस तरह से सिलेक्ट किया जाएगा? इनोवेशन के बेसिस पे, कितना इनोवेटिव प्रोडक्ट है, किन किन सेक्टर्स को वो सपोर्ट कर रहा है, हेल्थ, हाउसिंग, सेंटर केयर को, या फिर टेक्नोलॉजिकल एक्सेस को, किन किन को यहाँ सपोर्ट कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट क्या है यहाँ पे? वो एक फैसिलिटेटर की तरह काम करेगी। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे हो जाती हैं। नीड क्या है? देखो, नीड क्या है कि आपकी जो डेमोग्राफी कोहोर्ट की अगर हम बात करें, तो पॉपुलेशन जो है हमारी एल्डरली बहुत जल्द आपको बढ़ती दिखेगी। कहा जा रहा है कि 20% देश की पॉपुलेशन 2050 तक एल्डरली होगी, तो उनके लिए एक एल्डरली पैलिएटिव केयर होना बहुत नेसेसरी है। साथ ही साथ देखेंगे कि अभी भी ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो जंप कर चुकी है। आप देखेंगे चाइना और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे एजिंग बहुत फास्ट रेट पे अब हो गई है। इनफैक्ट वहाँ पे एज्ड पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे इंडिया अभी भी चलिए पीछे है, क्योंकि इंडिया के पास अभी भी यंग पॉपुलेशन है, बट स्टिल इंडिया को अभी से इन चीज़ों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन हो गया, देखो आप देखेंगे हाई अफोर्डेबिलिटी हो गई है। साथ ही साथ एसेट्स की, और दूसरी बात है न्यूक्लियर फैमिलीज़ बहुत हो गई हैं। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ के चलते जो ओल्ड एज पॉपुलेशन है वो अलोन हो गई है। बच्चे जो हैं वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं जॉब्स के लिए, पेरेंट्स पीछे से अकेले से रह जाते हैं। तो ऐसे में उनके लिए एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना नेसेसरी है। साथ ही साथ देखेंगे कि वेल-बीइंग की, अगर जैसे मैंने आपको बताया आर्टिकल 41 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि सरकार की ड्यूटी है कि वो अपने सीनियर सिटीज़न्स का ध्यान रखे। तो ऐसे में
इन्हीं सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखने के लिए इस तरह की पॉलिसीज़ लाई गई हैं, जैसे कि आप देखेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर ओल्ड पर्सन्स, ठीक है? आप ओल्ड एज प पेंशन की बात देखेंगे, ओल्ड एज हेल्थ केयर प्रोग्राम की बात देखेंगे। इन सब को गवर्नमेंट जो है वो बेनिफिट्स देती रहती है। साथ ही साथ गवर्नमेंट एक मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट को भी लेके आई हुई है, जिससे अपने पेरेंट्स का या फिर एक ड्यूटी बाउंड हो जाते हैं बच्चे की, वो अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, सीनियर सिटीजन्स के मतलब उनके जो पेरेंट्स हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनका ध्यान रखा जाए। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, राष्ट्रीय वयोश्री योजना है। देन उसके बाद प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, ये सारी योजनाएं जो हैं ये काम करती हैं इन्हीं आस्पेक्ट्स पे। तो इनका काम क्या रहता है? इनका काम है सीनियर सिटीजन्स का ध्यान रखना, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब आगे चलते हैं, बायोटेक किसान एक्सटेंडेड टू नॉर्थ ईस्ट। जान लेते हैं एग्जैक्टली बायोटेक किसान है क्या। देखो, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क ने एक बायोटेक किसान जो है वो स्टार्ट किया है। ये साइंटिस्ट फार्मर पार्टनरशिप स्कीम है, 2017 में स्टार्ट की गई थी। देखो, बायोटेक साइंटिस्ट और किसान मतलब फार्मर, यहाँ से स्कीम को स्टार्ट किया गया। आइडिया क्या है? देखो, आइडिया यही है कि आपके यहाँ जो कृषि होती है, जो जो एग्रीकल्चर होता है, वो साइंस से इंटीग्रेटेड हो, साइंटिफिक उसमें इंटरवेंशन हो। तो लगभग 146 बायोटेक किसान हब्स जो हैं वो देश भर में स्टैब्लिश किए गए हैं, जिसमें 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स और 110 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कवर होते हैं। हमने क्लास में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को डिटेल में पढ़ा भी था। अब सिग्निफिकेंस क्या है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का? देखो, वर्कफोर्स अभी भी प्रीडोमिनेंटली एग्रेरियन है, कहा जाता है 70% आबादी वहाँ पे एग्रेरियन है या फिर अलाइड सेक्टर्स में है। और सिर्फ इतना आबादी होने के बाद सिर्फ 1.5% उनका कंट्री के फूड ग्रेन में कंट्रीब्यूशन है। तो डोमेस्टिक कंजप्शन के लिए अभी भी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट जो है वो एक तरह से नेट इम्पोर्टर बना हुआ है। तो ऐसे केस में यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर कमोडिटीज का या फिर एग्रीकल्चर को आपको बेटर करने से, हमने थोड़े दिन पहले भी देखा था क्लास टू लास्ट क्लास में, कि जो आपकी जीएम मॉडिफाइड कॉटन है उसको भी नॉर्थ ईस्ट में ग्रो करने की बात की जा रही है, जिससे फार्मर की इनकम जो है वो बढ़े। तो इस तरह की अगर एग्री कमोडिटीज जो हैं वो वहाँ ग्रो होंगी, और कैसे ग्रो होंगी भाई? साइंटिफिक इंटरवेंशन से होंगी, ठीक है? बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, बायोटेक फैसिलिटीज को यूज करके, बायोटेक एप्लीकेशंस को यूज करके अगर यहाँ पे इस तरह की क्रॉप्स प्रोड्यूस होती हैं, तो ऑटोमेटिकली जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इनकम भी बढ़ेगी, और साथ ही साथ एक सेल्फ सस्टेनेंस की जो हम बात करते हैं जो एरिया है वो हो जाएगा। तो इसी तरह से इतना ही हमें पढ़ना था इन न्यूज़ पे, इन टॉपिक्स पे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा इंटरनेशनल देखते हैं। जैसे अल सल्वाडोर की बात करें तो बिटकॉइन को लीगल टेंडर यहाँ पे बना दिया गया है। अल सल्वाडोर क्या है? पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड की जिसने लीगल टेंडर बनाया है बिटकॉइन को। ये कहाँ पे है? ये सेंट्रल अमेरिका में है। अब बिटकॉइन क्या एक डिजिटल करेंसी है, जिसको कहा जा रहा है किसी एक पेन नेम सतोशी नाकामोतो ने बनाया था। कोई नहीं जानता है सतोशी नाकामोतो कौन है, कौन इसके पीछे है, तो ये अभी तक नहीं क्लैरिफाई हुआ। लेकिन आइडिया क्या है? पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी है, जिसमें कोई सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं, एक डिसेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म है पेमेंट सिस्टम का। और सबसे बड़ा आता है इसमें जो भी पेमेंट्स होती हैं वो ब्लॉकचेन के थ्रू वैलिडेट्स होती रहती हैं। तो उसमें क्या होता है कि किसी भी तरह का आप बोलेंगे कि काउंटरफेट क्रिएट करना मुश्किल हो जाता है। तो आने वाले समय में कहा जाता है कि कई कंट्रीज इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करके इस तरह के लीगल टेंडर्स को लेके आएंगी। इसके अलावा आप देखेंगे एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस माइनिंग का भी चलता है। उस माइनिंग के थ्रू वेरियस जो कंप्यूटर्स होते हैं अक्रॉस द वर्ल्ड कुछ प्रोग्राम्स रन करते हैं। उसमें वो जो कैलकुलेशंस हैं, जो जो फॉर्मूलेज दिए हुए हैं पूरे के पूरे इस प्रोग्राम के, इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उसको रिजॉल्व करते हैं, माइनर्स उसको सॉल्व करते हैं, फिर उनको कुछ बिटकॉइन एलोकेट होते हैं। उन बिटकॉइंस को अकॉर्डिंगली वो मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो बिटकॉइन एक अम्ब्रेला टर्म अब हम यूज कर लेते हैं। वैसे बिटकॉइन एक अकेली क्रिप्टो करेंसी थी सबसे पहली, अब उसके बाद बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हो गई हैं। यूजुअली हम सबको बिटकॉइन ही बोल देते हैं, लेकिन सब अपने अपने नाम से जानी जाती है। तो बिटकॉइन ऐसा पहला कॉन्सेप्ट था, ऐसे पहली प्रोग्रामिंग के थ्रू बनाया हुआ एक एक कॉन्सेप्ट था जो क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में आया। उसके बाद बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज जो हैं कंट्री में देश दुनिया भर में आती रही। नेक्स्ट है यूनेस्को साइंस रिपोर्ट 2021 आ गई है। उसमें यह कहा है कि रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट रिलीज। अब क्या है एग्जैक्टली रिपोर्ट? रिपोर्ट का टाइटल है रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट, ये टाइटल है, इसको रिलीज कर दिया गया है। रिपोर्ट मॉनिटर क्या करती है? ट्रेंड्स को मॉनिटर करती है साइंस गवर्नेंस के वर्ल्ड वाइड। साथ ही साथ वो ये भी एक्सप्लोर करती है कि कैसे कंट्रीज जो हैं वो साइंस के थ्रू एक स्मार्ट फ्यूचर डिजाइन कर रही हैं। तो की हाइलाइट्स की बात करें, की हाइलाइट्स क्या होंगी यहाँ पे? सारी जितनी भी कंट्रीज हैं इनकम लेवल को अपने प्रायोरिटाइज कर रही हैं, साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजिशन कर रही हैं, ग्रीन इकोनॉमीज की तरफ फोकस कर रही हैं, तो वो सारी कंट्रीज इन डेवलपमेंट प्रायोरिटीज पे फोकस कर सकती हैं। ये कहा जा रहा है कि 8 में से
10 में से 8 कंट्री अभी भी बहुत कम अपनी जीडीपी का, यानी बस 1% जीडीपी का रिसर्च में कंट्रीब्यूट करती हैं। तो यानी रिसर्च ओरिएंटेड डेवलपमेंट होना बहुत नेसेसरी है और रिसर्च कंट्रीब्यूशन को इन कंट्रीज को बढ़ाना पड़ेगा। इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो एवरेज ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर इंडिया में अभी भी 0.75 है जीडीपी का आर&डी के नाम पे, जबकि ब्रिक्स में आप देखेंगे सबसे कम है। ब्राजील, रशिया फेडरेशन, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में सबसे कम इंडिया का है। इंडिया को इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। स्टार्टअप्स बढ़ रहे हैं बिल्कुल, 2016 से अब तक काफ़ी स्टार्टअप्स आ चुके हैं, लगभग 17,000 स्टार्टअप्स हो गए हैं, लेकिन ये सारे सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। कहा जाता है कि इंडिया ने जो स्टार्टअप्स बनाए हैं उनको हम कॉपी स्टार्टअप्स भी कहते हैं। वो सब हमने यूएस से और फॉरेन यूरोपियन कंट्री से कॉपी कर लिए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री में ही ग्रो पाए। जैसे ओला की बात करें, हम बात करें यहाँ पे किसी भी एडटेक कंपनी की अगर हम बात करें, तो ये सब सर्विस स्टार्टअप्स हैं। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप की बात करें तो इंडिया बहुत पीछे है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप में सबसे आगे इसराइल है। इसराइल के वन ऑफ द बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स हैं। चाइना भी इसराइल के ऑलमोस्ट पीछे चल रहा है, इसराइल के साथ साथ चल रहा है। तो चाइना में सेकंड हाईएस्ट आप देखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स आ चुके हैं। तो इंडिया है अब इस मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स में काफ़ी पीछे है, और वो कैसे हो पाएगा जब तक इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम अपने आर एन डी नहीं करेंगे, अपने जीडीपी का अच्छा पैसा हम आर&डी में नहीं खर्च करेंगे, हायर एजुकेशन को हम प्रमोट नहीं करेंगे, हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स और फाइनेंसेस नहीं देंगे, तब तक इंडिया जो है वो लैग करता रहेगा। अब एम्प्लॉयबिलिटी जो है इन स्टार्टअप से देखो बिल्कुल बड़ी है, लेकिन अगर इस तरह के स्टार्टअप जो हैं वो टेक बेस्ड स्टार्टअप हो जाए, साइंस इनोवेशन बेस्ड स्टार्टअप हो जाए, तो इंडिया जो है वो बेटर कर सकता है। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि हमारी एम्प्लॉयबिलिटी तो ज़रूर बढ़ी है, लेकिन आप ये देखेंगे कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे कि अभी भी 2 ग्रेजुएट्स 1 में से ऐसे हैं, मतलब अगर हम 2 लोगों की बात करें तो 2 में से 1 पर्सन एम्प्लॉयबल नहीं है। तो 50% ही एम्प्लॉयबिलिटी है, 50% अनएम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पे देखी जा रही है। तो इसको भी रिज़ॉल्व करना काफ़ी नेसेसरी है कि ये हमारा 60, 70, 80% हो जाए, तभी हम कहेंगे कि हाँ, भारत में एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी हैं और लोगों की इनकम भी अकॉर्डिंगली बेटर है। आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के सेशन में देखेंगे फर्दर आगे के नए साइंस एंड टेक के टॉपिक्स। तो इसी तरह से हम जल्दी इस सीरीज़ को पूरा कर लेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।